हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू पे बनाई थी, तो पार्ट 1 था। आज हम उसकी दूसरी वीडियो बना रहे हैं। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू पार्ट 2 या सेकेंड वीडियो। फ्रेंड्स, 11 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में लिए थे और अभी मैं 11 क्वेश्चन इसमें और ले रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी 12वां क्वेश्चन है सेकंड वीडियो का, इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं या इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, कौन होता है। फ्रेंड्स, कभी कभी एक सवाल पूछ लिया जाता है, अक्सर वैसे नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रीशियन कौन होता है या इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका जवाब इस तरीके से देना है कि वह व्यक्ति जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिपेयर करने या उसको मेंटेन करने का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि किसी को शॉक लग जाए तो तुम क्या करोगे। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इलेक्ट्रीशियन से कि अगर किसी को, तुम्हारे साथी को शॉक लग जाए तो तुम क्या करोगे। फ्रेंड्स, उसमें 2-3 काम होते हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे जवाब देंगे, देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जाए कि यदि किसी व्यक्ति को शॉक लग जाए तो तुम क्या करोगे, तो आप उसको इत्मीनान से जवाब दीजिए कि सर, सबसे पहले तो मैं उसको, जिस व्यक्ति को भी शॉक लगा है, उसको वहाँ से हटाऊंगा। अगर उसको वायर से शॉक लगा है या किसी चीज़ से, अगर वो उस पर चिपका हुआ है, तो मैं पहले किसी ऐसी चीज़ से जिसमें करंट ना लग सके, लकड़ी की हो या प्लास्टिक की हो, उससे उसको अलग हटाऊंगा। और अलग हटाने के बाद जिस परिपथ से शॉक लगने के चांसेस हैं उसकी सप्लाई बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं उस व्यक्ति को देखूंगा कि उसको कितना नुकसान हुआ है। अगर वो बेहोश हो गया है तो मैं अपने सीनियर को इन्फॉर्म करूंगा और उसके साथ साथ उसकी बॉडी मसल्स को थोड़ा सा हल्के हल्के रिलैक्स करने की कोशिश करूंगा, दबाने के साथ साथ। उसके साथ ही उसको अगर प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होगी तो वो दूंगा। इतने में मेरे सीनियर्स भी आ जाएंगे और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रेकर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेकर्स क्या होते हैं। देखिए, आप स्विच, मैंने बताया पिछली वीडियो में कि स्विच क्या होते हैं। तो स्विच जो होते हैं वो मैनुअली ज़्यादातर वर्क करते हैं। उसके ऊपर जब हम आते हैं तो ब्रेकर्स में आ जाते हैं। ब्रेकर्स फ्रेंड्स ओवरलोड से सेफ्टी के काम के लिए आते हैं, यानी स्विचिंग प्लस सेफ्टी 2 काम एक साथ करते हैं। जैसे एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी स्विच के ऊपर एमसीबी, एमसीसीबी, एसीबी, वीसीबी, ये सारे ब्रेकर्स हैं। और ये क्या करते हैं, स्विचिंग के साथ साथ सेफ्टी भी बरतते हैं। मींस इलेक्ट्रिकल परिपथ को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ करने का काम भी करते हैं, चाहे वो ओवरलोड से हो, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हो और चाहे वो ग्राउंड फॉल्ट से हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछ लेता है वो, फ्यूज व ब्रेकर्स का क्या काम है और उसमें क्या अंतर है। वो पूछ लेता है कि फ्यूज और ब्रेकर का क्या अंतर है। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, फ्यूज और ब्रेकर क्या काम करते हैं, और एक एक करके पूछ सकता है फ्यूज क्या काम करता है, ब्रेकर क्या काम करता है और इन दोनों में क्या अंतर है। इस तरीके से अलग अलग भी वो पूछ सकता है। मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया है। तो फ्रेंड्स, फ्यूज मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। फ्यूज एक थिन वायर है जो विशेष धातु का बना हुआ होता है, और यह जो है हमारे सर्किट को या परिपथ को या जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सिस्टम है उसको ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है। तो फ्यूज और ब्रेकर्स दोनों ही ओवरलोड से प्रोटेक्शन देते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। ठीक है। इनमें क्या अंतर है, फ्यूज इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जब भी ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा तो वो स्वतः मेल्ट हो जाता है और उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्रेकर्स हैं, ब्रेकर्स क्या है, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाते हैं ओवरलोड की कंडीशन में या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, और उस कंडीशन में हम उनको दोबारा यूज कर सकते हैं। यानी मेन अंतर इसमें यही है कि फ्यूज जो है रीयूजेबल नहीं है और ब्रेकर जो है वो रीयूजेबल है। मींस वो कंटिन्यू दोबारा ऑन किए जा सकते हैं रीसेट करने के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रीशियन के 3 महत्वपूर्ण स्किल्स क्या हैं या होने चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी ये बात पूछी जाती है कि इलेक्ट्रीशियंस के मुख्य 3 गुण बताओ या 3 बातें जो उसकी स्किल्स हैं या गुण हैं, तो फ्रेंड्स उसमें आदमी ना अपनी एबिलिटी बताता है। तो एबिलिटी बताने में आपको क्या क्या बताना है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले आप बताइए उसको कि सॉफ्ट कम्युनिकेशन, यानी जो आपका कम्युनिकेशन है वो सॉफ्ट होना चाहिए। यानी जो आपका बर्ताव है, बिहेव है, जो आपका बात करने का तरीका है वो सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत प्यार से आप बात करें किसी से भी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो।
पहली चीज। दूसरी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स जब प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का गुण होना चाहिए, यानी आप में इलेक्ट्रीशियन की सारी क्वालिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का ज्ञान होना चाहिए कि जो भी परिपथ या जिस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण होना चाहिए। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्रेंड्स, इसको आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हो और कस्टमर डीलिंग भी कह सकते हो। मींस इलेक्ट्रीशियन का 3 से पाला, कस्टमर से ही ज़्यादातर पाला पड़ता है, यानी कस्टमर जहाँ कहीं भी होगा उसका कस्टमर मीन्स जिसके लिए आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो सीनियर हो या क्लाइंट हो। जब आप बिल्डिंग में काम करते हैं तो ऊपर फ्लोर में क्लाइंट्स होते हैं या जो आपसे बड़े हैं, मीन्स जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ सीनियर्स होते हैं और भी अदर डिपार्टमेंट के होते हैं। तो मीन्स जो भी आपके कस्टमर हैं, यानी जिसके लिए आप काम कर रहे हो एक तरह से, उनसे या कोई कंप्लेंट आई है उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के बाद आप क्लोज कराओगे तो वो कस्टमर से आप बात करोगे। तो मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होगा? सॉफ्ट कम्युनिकेशन से, यानी आपकी जो बातचीत है वो अच्छी होनी चाहिए, मृदु होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए और बढ़िया से आप उससे बात करें। दूसरा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये दोनों काम अगर आप करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई ऑलरेडी हो जाएगा और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर उसमें वो OTP देना है या उसमें आपको उसको साइन करने हैं कि भी स्लिप काट दी जाती, कहीं कहीं मैंने देखा है कि इलेक्ट्रीशियन की कंप्लेंट के लिए स्लिप काट दी जाती है और उस स्लिप पे उस जिसने कंप्लेंट की है उसके साइन लाने होते हैं। तो फ्रेंड्स वो भी आपको साइन कर देगा अगर दोनों चीज़ें आप कर लोगे। तो तीसरी चीज़ को करने के लिए आपको 2 पहले काम करने पड़ेंगे, सॉफ्ट कम्युनिकेशन, बात अच्छे से करनी पड़ेगी और प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, MCCB क्या है? मैंने अक्सर देखा है कि इलेक्ट्रीशियन से MCB कम पूछा जाता है, MCCB को ज़्यादा पूछा जाता है कि MCCB क्या है। तो आप उसको आराम से बताइए कि MCCB माउल्टेड केस सर्किट ब्रेकर है, जो ब्रेकर्स में ही ऊपर आता है। सबसे पहले होता है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसके बाद MCCB आता है। MCB 100 एम्पियर तक का आता है और MCCB 100 एम्पियर से 800 एम्पियर तक का आता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 400 एम्पियर तक का देखने को मिलेगा। ठीक है, माउल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा MCCB में फ्रेंड्स एक चीज और है, MCB में आप ओवरलोड की सेटिंग नहीं कर सकते, MCCB में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिट किसे कहते हैं? वह एक यूनिट कितना होता है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। यूनिट क्या होती है, या वो पूछ लेगा एक यूनिट कितना होता है, या वो पूछ लेगा यूनिट किसे कहते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली सवाल करता हूं कि यूनिट किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स यूनिट होती है इकाई। वो किसी की भी हो सकती है, जैसे मीटर भी यूनिट है, मीन्स मीटर भी किसी लंबाई का इकाई, जो लंबाई का यूनिट है वो मीटर है। वेट वजन का यूनिट जो है वो केजी है। तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहां जो वो यूनिट की बात कर रहा है वो यूनिट सीधी सीधी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन कर रहा है, तो आप उसको बताएंगे यूनिट क्या होता है। आप उसको सीधा सा जवाब दीजिए कि यूनिट सर KWH को यूनिट कहते हैं। क्या? KWH को यूनिट कहते हैं। फिर अगर आप ऐसा बताओगे KWH को यूनिट कहते हैं तो वो पूछेगा एक यूनिट कितना होता है। तो एक यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे तक चलाते हैं तो उसकी जो यूनिट आती है, यानी 1 यूनिट आती है। मींस अगर हम जब एनर्जी मीटर लगाते हैं और एनर्जी मीटर से उसको नापते हैं, तो अगर हम 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे तक चलाएं तो वो 1 यूनिट पास कर देगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वोल्ट मीटर व अमीटर में क्या अंतर है? फ्रेंड्स वो पूछ लेता है वोल्ट मीटर देखा है? हाँ देखा है। अमीटर देखा है? हाँ देखा है। दोनों में क्या फर्क है? तो आप उसको बताइए। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट का इकाई है, यानी वोल्ट मीटर के द्वारा हम वोल्टेज नापते हैं, मापते हैं, और अमीटर के द्वारा एम्पियर नापते हैं, यानी करंट या धारा की इकाई है, नापते हैं। धारा करंट जो होता है उसको मापते हैं। तो एमीटर करंट मेजरमेंट के लिए यूज होता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज होता है। वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर यूज करेंगे और करंट मापने के लिए अमीटर यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन 20, एनर्जी मीटर किस काम आता है? किस में का देखा है आपने? मींस इसमें वो ऐसे पूछ सकता है, आपने एनर्जी मीटर देखा है? हाँ। क्या करते हैं एनर्जी मीटर से? तो आप उसको बताइए कि सर जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं तो उसकी एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है, तो उसको मापने के लिए कि हमें कैसे चार्ज करना है वो हम एनर्जी मीटर के द्वारा नापते हैं।
किसी से जब पैसा लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के बदले में, तो वहाँ मीटर लगाते हैं जिसे एनर्जी मीटर कहते हैं, ठीक है। और उससे हम kWh की मेजरमेंट करते हैं, यानी यूनिट जो होता है वो यूनिट जो बताता है वो एनर्जी मीटर ही बताता है कि कितनी यूनिट आई। तो यूनिट फ्रेंड्स kWh में भी आती है और kVAh में भी आती है, ठीक है। kWh को हम एक यूनिट कहते हैं, लेकिन जब 11 kV से ऊपर जाता है तो हम 1 kVAh को भी यूनिट कहते हैं, उसकी भी बिलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, किस मेक का आपने देखा है? तो मेक में फ्रेंड्स पहले आता था कंजर्व, अब कंजर्व को स्नाइडर ने अडॉप्ट कर लिया है, तो आप सीधा सा बताइए स्नाइडर का लगा हुआ है सर, ठीक है। कंजर्व के पुराने मीटर कंजर्व के नाम से हैं और अब स्नाइडर के नाम से हैं, तो आप बता सकते हैं। वैसे बहुत सारों के एनर्जी मीटर आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में कंजर्व के या स्नाइडर के लगे होंगे, कंजर्व को ही स्नाइडर ने ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, स्टार्टर क्या है? अब वो जब जितना आगे बढ़ेगा तो पूछेगा स्टार्टर क्या होता है। तो आप बताइए सर, किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। हम डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टर में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इन सभी की प्रोटेक्शन के लिए OLR वगैरह और सिंगल फेज की प्रोटेक्शन के लिए लगी रहती है। यानी मोटर की सुरक्षा की दृष्टि से चलाएं, मोटर को सेफली चलाने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि सीरीज टेस्ट लैंप क्या होता है। तो मैं नॉर्मली आजकल देख रहा हूँ जो आजकल इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू होता है या इलेक्ट्रिशियन आते हैं, तो वो लोग सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में बहुत कम जान रहे हैं और वो बता नहीं पाते, क्योंकि काम करते हैं तो वो सीरीज टेस्ट लैंप से काम नहीं करते, मल्टीमीटर, क्लैम्प मीटर, इनसे काम करते हैं। लेकिन सीरीज टेस्ट लैंप जो है इलेक्ट्रिकल परिपथ या किसी भी असट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, और उससे हमें प्रॉपर पता चल जाएगा। हमारा टेस्टर कभी कभी माइनर सप्लाई पे, लीकेज करंट पे भी वन दिख जाता है, टेस्टर से सप्लाई दिखेगी भी सप्लाई आ रही है, लेकिन अब वहाँ तो हमने चेक कर लिया नहीं सर यहाँ तो सप्लाई आ रही है, मगर अगर हम टेस्ट लैंप की सहायता से चेक करेंगे तो वो हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक होगा और उसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। तो होता क्या है सीरीज टेस्ट लैंप? फ्रेंड्स, सीरीज टेस्ट लैंप में क्या होता है, जो आपके पास 100 वाट का जो बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब, उसको 200 वाट के बल्ब इस तरीके से जोड़ लिए जाते हैं और इसकी इस तरीके से वायरिंग निकाल ली जाती है, ठीक है। इसका 1-2 को आपस में जोड़ दिया जाता है और इसको सीरीज में, और यहाँ जो है ये फेज और ये न्यूट्रल, इस तरीके से चेक करने का काम आता है। तो सीरीज लैंप अगर 200 वाट के 220 वोल्ट वाले 100 वाट के 2 बल्ब लगाएंगे तो वो हमें 415 वोल्ट तक चेक करने में सक्षम होंगे, और इससे हम सिंगल फेज भी यूज करेंगे। सिंगल फेज यूज करेंगे तो इनमें एक बल्ब कम जलेगा और एक ज़्यादा जलेगा, लेकिन जब डबल फेज यूज करते हैं तो दोनों बल्ब ठीक से जलते हैं, ठीक है। तो सीरीज टेस्ट लैंप जो होता है वो यही होता है, और सीरीज टेस्ट लैंप से ही हमें इंडस्ट्री में ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और उससे हमें सप्लाई जब हम चेक करेंगे तो प्रॉपर पता चलेगा कि सप्लाई इसमें है या नहीं है। अक्सर क्या होता है, किसी भी सर्किट में न्यूट्रल फेल हो जाता है, न्यूट्रल फेल हो जाता है, टेस्ट लैंप से तो दिखता रहता है कि भाई हाँ सप्लाई आ रही है, लेकिन हम तो देख रहे हैं सप्लाई आ रही है, मगर वहाँ न्यूट्रल फेल है तो पता ही नहीं चलता कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए टेस्ट लैंप का यूज नेसेसरी है और बहुत ज़रूरी है, बहुत सही तरीका है टेस्ट लैंप से चेक करने का। फ्रेंड्स, ये 11 क्वेश्चन पार्ट 2 में, अभी मैं एक वीडियो उस पर और लेके आऊँगा, उसमें भी 11 से 15 क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, जिससे इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग जब आप ये दोनों या तीनों वीडियो देख लोगे तो उसके बाद आपको कभी भी किसी भी इंटरव्यू में इलेक्ट्रीशियन का कोई भी बंदा जाता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं इतने क्वेश्चन वहाँ दे दूँ, इतनी सारी चीज़ें बता दूँ कि आपको वहाँ कभी भी ये ना फेस करना पड़े कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हूँ और आप वहाँ फेल ना हो। भले ही वो रखे या ना रखे वो उसका मैटर है, आपको सेलेक्ट करे ना करे, लेकिन आप उसके सवालों के जवाब अच्छी तरह से दे पाएँ, यही मेरा मोटिव है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।